इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यूनिट फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे? मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोजल एंड एसेंशियल एलिमेंट फॉर वैलिड ऑफर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस एंड वैलिड एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, रिवोकेशन ऑफ ऑफर पढ़ेंगे एंड मोड ऑफ रिवोकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम किस में कवर अप करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो जो टर्म कॉन्ट्रैक्ट है वो ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड कॉन्ट्रैक्टम विच मीन्स होता है ड्रॉन टुगेदर। ड्रॉन टुगेदर का मतलब है क्या होता है? जब एक साथ लोगों को एक साथ लाया जाता है तो वहाँ पे हम किस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं? ड्रॉन टुगेदर। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली होता क्या है? जब दो या ज़्यादा लोग किसी बात पर एग्री कर जाते हैं तो उनके बीच में एक लीगल रिलेशन जब बन जाता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे ए ने बी से कहा मुझे तुमने 500 रुपये दूंगा अगर तुम मेरा ए काम कर दोगे। बी मान गया, ये एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन करता है क्या? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा एग्रीमेंट जिसे हम कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स करा सकते हैं वही बस कॉन्ट्रैक्ट को बनेगा। ठीक है, डिफिनेशंस हम लोग समझेंगे। ठीक है, सामान्य ने डिफिनेशन क्या दिया है कॉन्ट्रैक्ट का कि एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। इसको सिंपली हम समझते हैं जब दो लोग डील करते हैं तो दोनों पर कुछ फ़र्ज आते हैं, मतलब ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं, वही क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, फिर पॉलॉक ने डिफिनेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? जब हर वो एग्रीमेंट और प्रॉमिस जो लॉ इन्फोर्स कर सके उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे अगर कोई वादा कोर्ट में वैलिड है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, देन सेक्शन 2H क्या डिफाइन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सबल बाय लॉ। ऐसा एग्रीमेंट जो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सबल किया जा सकता है उसी को हम क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक पार्टीज़ के थ्रू ऑफर होना चाहिए, सेकंड पार्टीज़ को क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी। पार्टीज़ मस्ट भी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, कंसेंस एंड आइडम मतलब दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए दोनों पार्टीज़ के थ्रू। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड, कोर्ट के द्वारा उसे वाइड नहीं डिक्लेयर किया जाना होना चाहिए जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। देन कम्स टू प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। प्रपोजल जो है वो सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में, और एक्सेप्टेंस जो है सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जहाँ पे लॉफुल ऑफर होता है एक पार्टी के थ्रू और लॉफुल एक्सेप्टेंस होता है सेम बाय द अदर पार्टी। दूसरे पार्टी के थ्रू क्या होना चाहिए? लॉफुल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, ये सेक्शन 11 में मेंशन किया गया है। ठीक है, कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंट का मतलब तब होता है जब कोई पर्सन 18 ईयर एज हो, साउंड माइंड को, जो उसकी समझने की कैपेसिटी हो और लॉ से डिस्क्वालीफाइड ना हो। ठीक है, और कॉम्पिटेंट कौन नहीं होता है? तो कॉम्पिटेंट वो नहीं होता है जो 18 से कम एज का हो, अनसाउंड माइंड हो। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट जो है सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, और कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होता है जब दोनों पार्टीज़ की कंसेंट जो है वो फ्री है। कंसेंट मीन्स होता है अनुमति। ठीक है, फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? जब कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से एग्रीमेंट करे बिना किसी प्रेशर या धोखे के। ठीक है, तो फ्री कंसेंट कब नहीं होता है? तो ये समझ लीजिए जब कोerसन होता है। कोerसन की मीन्स क्या? ज़बरदस्ती या धमकी दे के कोई काम कराया जा रहा हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, दबाव से कोई काम कराया जा रहा हो, फ्रॉड धोखा से हो, मिसरिप्रेजेंटेशन गलत जानकारी दे के बिना इंटेंशन के भी गलत इन्फॉर्मेशन देना, मिस्टेक करके गलती करके। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। किसी को धोखा दे के साइन करवाना ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। किसी को झूठ बोलकर डील करवाना ये कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन सेक्शन 2D में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कुछ लेना या देना। ठीक है, समथिंग इन रिटर्न। इसको सिंपली हम लोग समझते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों साइड से कुछ ना कुछ मिलता है, इसी को हम कंसिडरेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ए ने बी को 500 रुपये दिए और बी ने मोबाइल दिया। पैसा और मोबाइल क्या है? कंसिडरेशन है। एक तरफ से पैसा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से मोबाइल दिया जा रहा है। ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है? जो लीगल हो, कानूनी हो, जो लॉ के अगेंस्ट ना हो, तभी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड होगा। और लॉफुल कंसिडरेशन को कैसे समझते हैं? जैसे स्लाइड में मेंशन किया गया है,
ए ने बी को बोला मुझे गवर्नमेंट जॉब दिलाओ, मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, ये इलीगल है। क्यों इलीगल है? क्योंकि ब्राइब क्या है? इलीगल है, ठीक है। ब्राइब जो होता है वो क्या होता है? इलीगल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, देयर मस्ट भी इंटेंशन होना चाहिए पार्टीज़ के बीच में एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को हम समझने के लिए सबसे पहले हम केस लॉ समझते हैं, ठीक है। बाल्फोर वर्स बाल्फोर 1919 का केस है। मिस्टर बाल्फोर जो होते हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं सिलोन में, ठीक है। तो जो मिस्टर बाल्फोर होती हैं वो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है इंग्लैंड में, तो मिसेस बाल्फोर को तो जॉब के लिए जाना पड़ता है सिलोन। तो वो मिस्टर बाल्फोर प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें 30 पाउंड हर मंथ पे करूँगा, ठीक है, और तुम यहाँ पे रुक जाओ, स्टे करो। तो जो मिसेस बाल्फोर होते हैं वो कुछ टाइम तक पैसे देते हैं मिसेस बाल्फोर को, एक टाइम के बाद वो पैसे देने में फ़ेल हो जाते हैं। तो मिस्टर बाल्फोर जो होती हैं, मिसेस जो बाल्फोर होती हैं वो क्या करती हैं, एक फ़ाइल सूट करती है अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ रिकवरी, उस अमाउंट को रिकवरी करने के लिए। तो जो जजमेंट आता है उस केस में, तो कोर्ट हेल्ड करती है कि जो प्रॉमिस हस्बैंड के थ्रू मेड हुआ है, बना है, वो केस कोई भी उनका इंटेंशन नहीं था क्रिएट लीगल रिलेशन के लिए। इसको सिंपली समझते हैं कि जैसे कि कोई आपका फ्रेंड बोले कि मैं आपको 500 रुपये दूंगा, ठीक है, घर शिफ्ट करने के लिए, तो यहाँ पे कोई लीगल रिलेशन नहीं बन रहा है। आप तो ऐसे हेल्प कर सकते हो फ्रेंड्स के, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लीगल रिलेशन है, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो कि नहीं मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी और तुमने मेरे लिए हेल्प नहीं की, अब तो मैं कोर्ट जा रहा हूँ, ये नहीं होता। लेकिन इसी की जगह पे अगर आप कोई 5,000 रुपये दे रहे हो किसी स्टाफ को किसी काम को करने के लिए, तो वहाँ पे लीगल रिलेशन बिल्ड हो रहा है एज अ बिजनेस के थ्रू, ठीक है। देन वी कम्स टू लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ऑब्जेक्ट जो होता है वो एग्रीमेंट जो कर रहे हैं आप जिस ऑब्जेक्ट के लिए, वो लॉफुल होना चाहिए, वो इलीगल नहीं होना चाहिए, वो इमोरल नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी द्वारा उसे अपोज नहीं किया गया जाना चाहिए, और वो फॉरबिडन बाई लॉ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट बी फॉरबिडन बाई लॉ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि कोई भी एग्रीमेंट ऐसा पार्टीज़ के द्वारा कर रहा है, जैसे कि कोई क्राइम कर रहा है, उसके लिए आप दो पार्टीज़ में कोई एग्रीमेंट हो रहा है, वो थोड़ी ना कोर्ट में इन्फोर्स करा सकते हैं कि जो क्राइम कर रहा है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। देन वी कम्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करे उसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जब हम किसी से बोलें कि हम तुम्हें 4 तारे तोड़ के लाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम 4 तारे तोड़ के लेके चले आएँ, ठीक है। तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ज़रूरी होता है कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सर्टेनिटी, सेक्शन 29 मेंशन करता है सर्टेनिटी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं एग्रीमेंट में, वो मस्ट भी प्रिसाइज होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जो इंडिफिनिट हो, अनसर्टन हो, वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, ठीक है। अनसर्टन का मतलब क्या है? जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, आई विल सेल यू सम राइस, मैं आपको कुछ राइस बेचूंगी, लेकिन आपको नहीं पता है कि कौन सी राइस की बात की जा रही है, बासमती राइस की, क्या कहते हैं, कोई और राइस की बात कर रही है, ठीक है। तो वहाँ पे क्लियर मेंशन होना चाहिए कि किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। जैसे आई विल पे यू अ गुड सैलरी, मैं आपको एक अच्छी सैलरी पे करूँगी, लेकिन कितनी सैलरी पे करूँगी ये इसका मेंशन नहीं है। तो सर्टेनिटी होनी चाहिए, जैसे कि आप जब एग्रीमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे सर्टेनिटी होनी चाहिए कि आई विल पे यू 30,000 पर मंथ, ठीक है। क्लैरिफिकेशन होना ज़रूरी है। कंसंस एड इडम, कंसंस एड इडम एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है मीटिंग ऑफ माइंड। मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब क्या है कि दोनों पर्सन एक ही चीज़ के लिए, सेम थिंग के लिए सेम चीज़ सोच रहे हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि जब एक इंसान चाहता है कि वो टेबल बेच रहा है, ठीक है, अगला इंसान सोच रहा है हम टेबल खरीद लें, लेकिन कौन सी टेबल? तो एक इंसान सोच रहा है कि मुझे जो टेबल मिल रही है वो डाइनिंग टेबल मिल रही है, और जो बेच रहा है वो क्या बेच रहा है? स्टडी टेबल बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, क्योंकि दोनों ने डिफरेंस दीजिए। कंसेंस एड इडम का क्या मतलब है कि मैं अगर बोलूँ कि मैं iPhone 14 सेल कर रही हूँ, ठीक है, अगला बंदा क्या समझ रहा है कि हाँ वो iPhone 14 ही ले रहा है, तो वहाँ पे क्या है? मीटिंग ऑफ माइंड है। अगर वहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड ये होता है कि वो सोचता है मैं आईफोन बेच रहा हूँ, लेकिन कौन सी आईफोन बेच रहा है ये दोनों के माइंड में नहीं है। वो iPhone 14 समझ रहा है, बट वो iPhone 14 नहीं बेच रहा है, वो कोई और वर्जन बेच रहा है, ठीक है। तो मीटिंग ऑफ माइंड दोनों की पर्सन की ज़रूरी है। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड, इसका मतलब ये होता है कि लॉ इटसेल्फ से दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ इलीगल, कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे लॉ खुद ही बोल रही है कि इलीगल है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सेक्शन 26 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, इसमें क्या है कि अगर लॉ क्या कह रहा है कि यू कैन नॉट स्टॉप समवन फ्रॉम मैरिंग, कोई भी इंसान किसी को शादी करने से लिए नहीं रोक सकता। फॉर एग्जांपल हम इसको समझते हैं कैसे?
आई विल गिव यू 1 लाख इफ़ यू प्रॉमिस टू नेवर गेट मैरी, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी कि तुम कभी शादी नहीं करोगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिजल्ट है वो वाइड है, कि कॉन्ट्रैक्ट खुद ही कहता है कि आप किसी की पर्सनल राइट यू कांट बाई और सेल इट, किसी का पर्सनल राइट ना आप खरीद सकते हैं, ना ही उसे क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं।